हेलो। तो एक बार चेक करिए तो आवाज़ जा रहा है ना लाइव क्लास में। हेलो। एक बार चेक करिए तो। हेलो। अरे ना, आवाज़ बंद कर दीजिए भाई। देखिए, आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम पढ़ाया जा रहा था, और जो कल आपका पढ़ाया गया था काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। और वहाँ से आपका निश्चित तौर पर एक या दो क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं। इसके बाद आपका देखिए अध्याय आगे बढ़ा जाए, और आपका देखिए अब ये पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा तभी लिखवाया जाएगा। पहले लास्ट में आपका, अगर यानी कि लास्ट में आपका बचता है तो उसका उपाय ये है कि आपका एक दो दिन आईपीसी रोक देंगे, क्योंकि शनिवार तक हर हाल में इसे समाप्त कर देना है भाई। भले आईपीसी एक दो दिन रोक दिया जाए, क्योंकि अब लंबा नहीं खींचा जा सकता। नया सब्जेक्ट सोमवार से लगा देना है। देखिए, आपका अध्याय 6 आपका चलना था। अध्याय 6 में पुलिस व्यवस्था के लिए स्पेशल प्रोविजन, यानी कि पुलिस सिस्टम के लिए क्या क्या विशेष आपका प्रावधान किए जा सकते हैं, इसका वर्णन है। और सेक्शन आपका 50 से लेकर आपका 61 तक, यानी कि आपका धारा 50 से लेकर 51 तक। अब देखिए एक 61 तक भाई, आपका 50 से लेकर 61 तक उत्तराखंड में ऐसे भी आपका क्वेश्चन बने हैं कि किस अध्याय में क्या प्रावधान है, और वह अध्याय किस धारा से लेकर किस धारा तक है। दो तीन क्वेश्चन ऐसा भी उत्तराखंड बनाता है। एमपी भी आपका बनाता है। एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ बनाता है। यूपीएसजीएस में भी ऐसा क्वेश्चन बना है कि ये प्रावधान किस अध्याय में है, अध्याय 1, 2, 3 ऐसे करके। तो अध्याय 6 का ये धारा 50 देखा जाए, विशेष अपराध इन्वेस्टिगेशन यूनिट, यानी कि विशेष अपराध अन्वेषण इकाइयाँ। इसको थोड़ा समझिए पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, और तब आपका बेयरक शुरू किया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक तो राज्यों को बार बार ये दिशा निर्देश दे रहा है कि राज्य अपना अलग से नया कानून पुलिस एक्ट का बना लें। यानी कि पुलिस के बारे में जो सिस्टम है, जो हम लोग अंग्रेजों के सिस्टम से गवर्न हो रहे हैं, यानी कि उस सिस्टम को आपका राज्यों का ये कर्तव्य है कि उस सिस्टम को बदले। ये बार बार उच्चतम न्यायालय आपका डायरेक्शन दे रहा है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय मैंडमस या परमादेश नहीं जारी कर सकता कि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाए, लेकिन निर्देश दे सकता है। निर्देश या डायरेक्शन को चाहे तो सरकार माने या चाहे मानने से इनकार कर दे। ये बाध्यकारी नहीं, ये बिहार जे में भी पूछा गया है कि किसके लिए मैंडमस या परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती। तो भाई, कानून बनाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, केवल डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आपको इस विषय पर अब कानून बना लेना चाहिए। दूसरा, तो उत्तराखंड ने नया कानून बना लिया 2007 में। आगे बैठिए हो थोड़ा। हाँ, आगे बैठिए भाई। उधर बैठिए ताकि पीछे वालों को दिखाई दे। सिर थोड़ा नीचे करके बैठिए। बरसाती मेढक सक्रिय होते जा रहे हैं। बरसात आ गए हैं क्या पांडे जी? तभी तो बरसात अब जा रही है तब सक्रिय हो रहे हैं। शुरुआती दौर में थोड़ा सक्रिय होना चाहिए था। चलिए, दे रहा है दुरुस्त है भाई। देखिए आगे भाई, आपका सुप्रीम कोर्ट एक और बात बार बार राज्यों को कह रहा है कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने का जिम्मा जिन पुलिस वालों पर है उनको अलग रखिए, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं,
यानी कि जो अपराध की तफ्तीश या विवेचना करने वाले पुलिस हैं उनको अलग रखिए, ताकि आपका विवेचना सही ढंग से और समयबद्ध तरीके से हो सके। यानी कि जो 60 दिन और 90 दिन का नियम है, उस समय के अंदर आपका तफ्तीश या विवेचना या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो सके। तो उसी तर्ज पर आपका उत्तराखंड में आपका पुलिस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि राज्य सरकार चाहें तो अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग यूनिट बना सकती है। यानी कि पुलिस वालों को उसी में से अलग कर देगी कि ये केवल अपराध का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये केवल लॉ एंड क्या बनाए रखेंगे, आर्डर। यूपी में ऐसा नहीं है, इसीलिए आपका इन्वेस्टिगेशन ढीला ढाला है। यानी कि यूपी में वहीं दरोगा जी आपका बवाल हो गया तो 4 दिन एरिया में है और उन्हीं दरोगा जी को तफ्तीश भी करनी है, तो इसलिए आपका डिले हो जाता है यूपी में काफ़ी। लेकिन आइए अब चला जाए, आपका उत्तराखंड ने कम से कम ये तो प्रावधान कर लिया। देखिए भाई, आपका अब धारा 50 देखिए। देखिए, आपका बेयर एक्ट की भाषा देखिए, सामान्य बातें हो गई, वैसे सामान्य बातों से ही आपका ज़्यादा कवर हो जाता है, लेकिन एक बार बेयर एक्ट की भाषा भी जरूरी है समझाना। देखिए, पहला, राज्य सरकार एक अधिकारी के अधीन जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, पुलिस जिले अथवा पुलिस थाने हेतु विशेष अपराध अन्वेषण इकाई सृजित कर सकती हैं और ऐसे अपराध भी विनिर्दिष्ट या स्पेसिफिक कर सकती हैं जिसके विषय में ऐसे इकाइयों को अन्वेषण कार्य करना होगा। तो यहाँ आपका 2-3 प्री का क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विशेष अपराध अन्वेषण इकाइयाँ का सृजन कौन कर सकती हैं, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, आपका या तो पूरे ज़िले के लिए या किसी थाने के लिए कर सकती हैं, यानी कि या तो पूरे ज़िले के लिए बना सकती हैं या अलग अलग थानों में भी बना सकती हैं। अधिकारी आपका पूछा जा सकता है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई जाएगी, ये किस अधिकारी के अधीन रखी जाएगी, तो स्पष्ट आपका लिखा है पुलिस उप निरीक्षक, यानी कि आपका सब इंस्पेक्टर। यानी कि सब इंस्पेक्टर, यानी कि आपका सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी इस यूनिट के कमान संभालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल हैं, उनको इस यूनिट की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। तो भाई आपका फिर बताया जाए, जो आपका सीआरपीसी में भी यही नियम है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, सीआरपीसी में भी आपका चलेगा जल्दी ही। तो सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, तो सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का पुलिस अधिकारी। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को वहाँ भी अधिकार नहीं है कि वह इन्वेस्टिगेशन करे। यानी कि सब इंस्पेक्टर को हम कहते हैं पुलिस उप निरीक्षक और इंस्पेक्टर को कहते हैं पुलिस निरीक्षक। तो इंस्पेक्टर जो होता है सब इंस्पेक्टर से ऊपर होता है, तो यहाँ सब इंस्पेक्टर याद रखना है। अगला देखिए, ऐसी इकाइयों में तैनात पुलिस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति से अत्यंत विशेष परिस्थितियों के सिवाय किसी अन्य ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। तो अभी हमने बताया सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि इनको दूसरे कार्यों में न लगाइए, इनसे केवल क्या कराइए, तफ्तीश ही करवाइए।
तो ये भी सही है कि जब ये विशिष्ट इकाइयाँ हो गई तो इनको अपराध का अन्वेषण करना है, अन्य कोई कार्य नहीं करना है। लेकिन यहाँ पूछ सकता है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में पुलिस वाले रहेंगे वह किसकी लिखित अनुमति से अन्य कार्य भी कर सकते हैं अन्वेषण के अलावा, तो किसकी अनुमति से? पुलिस महानिदेशक। यानी कि क्या यहाँ लिखा गया है पुलिस महानिदेशक? यही देगा राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या मार्क कराना है? डीजीपी। देखिए तीसरा खंड, विशेष अपराध अन्वेषण इकाइयों द्वारा अन्य ऐसे अपराधों के विषय में भी अन्वेषण किया जा सकता है जो पुलिस महानिदेशक उन्हें सौंपे। तो आपका पुलिस महानिदेशक चाहें तो जिनके लिए इनका सृजन हुआ है उसके अलावा अन्य अपराधों का भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। आइए सेक्शन 51, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी आपका कह सकते हैं कि यूपी एपीयू में बनी थी। जब भी 51 पढ़िए, जो पुराना कानून है उसी पर जोड़ लेना है। और आपका पुराना कानून है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 यानी कि 30। देखिए आपका 30 में ये पूछा गया था, क्लाज 4 में आपका 30 के क्लाज 4 से क्वेश्चन उठा था। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं, कि पुलिस मार्ग में संगीत का विनियमन कर सकती है। यानी कि कितने समय तक संगीत बजेगा और कितने वॉल्यूम में बजेगा, ये पुलिस इसको रेगुलेट कर सकती है। पिछली बार यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ वर्णित है? तो पुराने पुलिस अधिनियम 1861 के सेक्शन 30 के क्लाज वाइज पूछा था, क्लाज 4 में। उसी प्रकार आपका जो धारा 30 पुराना कानून है, लगभग सेम कानून आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 51 बताती है। और 51 का वायलेशन करना आपका दंडनीय है। और इस कानून की धारा 83 में तो बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए कि धारा 51 के तहत जो आदेश या निर्देश दिए जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति उसका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो किस धारा के तहत वह दंड का भागी होगा? तो 83 51 से जोड़ लीजिए बेयर एक्ट पर, कौन सी धारा के तहत? 83। और दंड की मात्रा हम बताएंगे ही। लेकिन आइए आगे देखा जाए इसमें क्या क्या प्रावधान है। क्लाज वाइज इसको याद करिएगा, क्योंकि यूपी ने क्लाज वाइज ऐसा क्वेश्चन बनाया है। और जो कहा जाए प्रयास करिए बेयर एक्ट पर भी कोरिलेट करिए और अंडरलाइन भी करिए। देखिए आपका सार्वजनिक स्थानों के आरक्षण और अवरोध यानी कि बैरियर लगाना, निर्माण करने की शक्ति तथा सार्वजनिक स्थानों पर संगीत तथा ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। यानी कि जो सार्वजनिक स्थान है, यानी कि आपका पब्लिक प्लेस है, उसको कुछ समय के लिए रिजर्व कर लिया जाए। रिजर्व मतलब यहाँ बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। या पुलिस चाहे तो वहाँ बैरियर लगा सकती है। तो जैसे कोई अधिकारी आते हैं, पीएम आते हैं या इत्यादि, तो बैरियर लगाकर रोड क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक किया जाता है। तो क्या पुलिस ऐसा कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। दंगा हुआ, बलवा हुआ, तब भी कर सकती हैं। आपका देख ही सकते हैं सहारनपुर में भी आपका किसान और नेताओं में झड़प हो गई। 4 इधर से मरे, 4 उधर से मरे और हंगामा मचा हुआ है। और इसी में आपका वोट की राजनीति भी चल रही है। यानी कि आपका विपक्षी चाह रहे हैं कि ये मुद्दा गर्म रहे और तावा गर्म है तो हम लोग हथौड़ा पटक दें और इसी में वोट पालें। भाई विपक्षियों का काम भी है कि भाई जनता के हक को उठाना
और इससे अच्छा मुद्दा अब कहाँ मिलेगा। तो भाई आपका सब लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए आपका, और दूसरा आपका बैरियर सार्वजनिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह जो पब्लिक प्लेस है वहाँ संगीत बजाना, कब तक बजाएंगे, कितने समय। और अंतिम है कि जो आपका वॉइस है या ध्वनि है या संगीत की आवाज़ है, वह कितना तेज बजाएंगे। जब भी ये धारा पढ़िएगा तो आपका संविधान भी देखना पड़ेगा, और संविधान का आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखना पड़ेगा, और आर्टिकल 21। देखिए आपका जो केस आया, हम बता दे रहे हैं संविधान में, इनरी ध्वनि प्रदूषण का मामला। इनरी ध्वनि प्रदूषण के मामले में नए लोगों को बता दिया जाए भाई, इनरी का मतलब होता है इन रिफरेंस। जहाँ भी लिखा रहे इनरी, अगर लिखा रहे तो इन रिफरेंस। इन रिफरेंस माने इस संदर्भ में। इसका मतलब हुआ कि ध्वनि आपका ध्वनि के मामले में या ध्वनि के मामले के संदर्भ में। तो इनरी ध्वनि प्रदूषण मामला आपका ये केस आया, और उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि आप धर्म के आधार पर, चाहे कोई भी धर्म हो, आप लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, यानी कि धर्म के आधार पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये और क्योंकि आपका प्रदूषण मुक्त स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, और ध्वनि प्रदूषण इसको आपका क्या करता है, हनन। इस प्रकार आपका देखिए, अब बेयर एक्ट की भाषा भाई देखा जाए, क्लाज वाइज याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार। देखिए पहला क्लाज, ऐसी जांच और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाज 1 आपका एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन है। इसके अधीन है। देखिए पुलिस अधीक्षक, यानी कि पहला क्वेश्चन ये मिला कि 51 के क्लाज 1 में किसको अधिकार है स्थानों का आरक्षण या बैरियर लगवाने का, तो पुलिस अधीक्षक को है। लेकिन राज्य सरकार के, आपका राज्य सरकार या आपका अन्य किसी जो सक्षम प्राधिकारी हैं उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन एसपी काम करेंगे, मनमाना नहीं। तो पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक सूचना द्वारा, लोक सूचना द्वारा, यानी कि पब्लिक नोटिस द्वारा किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, कैसे उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थान को रिजर्व कर सकता है, और ऐसे के सिवाय जो विनिर्दिष्ट किया जाए जनता को इस रिजर्व पेश करने से रोक सकता है। फिर एक बार देखिए भाई, आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है एपीओ में, आपका सार्वजनिक स्थानों का आरक्षण का आपका कह सकते हैं कि आदेश कौन दे सकता है, तो एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक। दूसरा क्वेश्चन मिला कि भाई आपका सूचना द्वारा कि बिना सूचना द्वारा, तो सूचना या नोटिस द्वारा, और सूचना आपका पब्लिक सूचना होगी। पब्लिक सूचना मतलब कि सोशल मीडिया पर डाल दीजिए या पेपर में छपवा दीजिए, तो सबसे अच्छा तरीका है अखबार में छपवा दीजिए एक दिन पहले। अगला देखिए आपका, अब किसको रिजर्व कर सकता है, तो आपका किसी गली को या सार्वजनिक स्थल को
और जब रिजर्व करने का आदेश दे दिया गया तो बाहरी लोगों का उस एरिया में प्रवेश या उस रास्ते में प्रवेश क्या हो जाएगा, बंद। और आपका पुलिस जब चाहेगी तब बाहरी लोग प्रवेश करेंगे, और नहीं कब करेंगे कब नहीं, आपका ये कौन आदेशित करेगा, पुलिस। दूसरा क्लास देखिए, पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को, यानी कि यहाँ भी एसपी महोदय हैं, आपका किसको, किसी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को क्या क्या कर सकते हैं, विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सार्वजनिक मार्गों और गलियों में अवरोध और आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के लिए आपका प्राधिकृत कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ला ला एंड ऑर्डर बना रहे, विधि व्यवस्था आपकी बनी रहे, इसके लिए सार्वजनिक मार्गों और गलियों में अवरोध लगाया जाए और आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जाए। तो जो संरचनाओं का निर्माण किया जाता है वह अस्थाई न होकर कैसा यहाँ होता है, अस्थाई। भाई पहले खंड में ही बताया गया, हमेशा के लिए नहीं। तो इस पर जैसे कि आपका वन वे कर देना, एक ही भाई जाम उम न लगे, या आपका कह सकते हैं कि सार्वजनिक मार्ग पर बड़े वाहनों का प्रयोग रोक देना अगर सकरा है तो भाई यही तो लॉ एंड ऑर्डर, ताकि भीड़ भाड़ न हो। और तमाम ऐसे कार्य पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थ को आदेशित किया जा सकता है कि अपने इलाके में करिए, ताकि विधि व्यवस्था क्या रहे, बनी रहे। बैरियर भी लगाया जाता है, लगाया भी जाता है शहर में भाई, चौराहों पर भी जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ भी। दूसरा देखिए इसमें मैंने बी, किसी विधि के उल्लंघन के लिए वाहनों और उसमें बैठे व्यक्तियों की जांच करने के लिए ऑथराइज करना, यानी कि एसपी महोदय अपने अधीनस्थ पुलिस वालों को ये अधिकार प्राधिकृत कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं कि आपका कानून का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच करो और उसमें बैठे व्यक्तियों की भी क्या करो, जांच। तो आपका जांच भी करवा दिया जाए। अब कौन वाहन कानून का उल्लंघन करता है तो बिना आपका नंबर प्लेट के चलाइए तो कानून का क्या हुआ, उल्लंघन। और आपका दो व्यक्ति बाइक पर बैठेंगे, तीन बैठा लीजिए तब भी कानून का उल्लंघन। कितने लोग अंदर बैठे हैं, हथियार हथियार तो नहीं लिए हैं, तो एसपी कह सकते हैं कि ऐसे वाहन में बैठे व्यक्तियों की क्या की जाए, जांच। और अब तो भाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी आ गया है, नहीं लगवाएंगे तो 5,000, 5,000 कम से कम जुर्माना। आप शायद कम से कम 5,000 देख लेंगे, लेकिन 5,000 जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि आपका सरकार फाइन बढ़ाती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जनता शांत बैठी है, यानी कि विपक्षी दल इतना सक्रिय नहीं है कि सरकार के गलत कार्यों का विरोध कर सके। आपका सिलेंडर का दाम बढ़ जा रहा है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल का। विपक्ष को चाहिए कि यही मुद्दा है और इस मुद्दे को पकड़े। केवल किसान ही नहीं है, आम जनता भी हैं जो त्रस्त हैं, लेकिन वही हैं कि जो अंधभक्त हैं उनको ये सब नहीं दिखता। भाई कोई नाराज ना हो, सबके बारे में बताया जाता है। जो अंधभक्त हो, जो आपका प्रबुद्ध भक्त हो और जो आपका अंध विरोधी हो, तो सबके लिए कहा जाता है, किसी पंथ पार्टी एक के लिए नहीं। तो आपका माने बैठे व्यक्तियों की जांच कर सकता है। इसका आपका व्यवहारिक उदाहरण भी देखना है, प्रयागराज में ही देख लीजिए। आपका टेम्पू है, उसमें अलाउ आपका 7 पर्सन है, यानी कि 6 पीछे और आपका जो बहुत बड़ी टेम्पू है और एक आगे। लेकिन जब तक कि 10-11 ठूस नहीं लेंगे टेम्पू में तब तक जाएंगे नहीं। आप देख सकते हैं, यानी कि रोज आंखों के सामने ही कानून का उल्लंघन होता है और पुलिस वाले डंडा बजाते रहते हैं। अब ये आप कहेंगे कि कैसे उल्लंघन हो रहा है,
तो सबका रेट फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने थाने एरिया में पड़ेंगे रूट में सबको महीनवारी दी जाती है, और दो चार पुलिस वाले इसी काम के लिए ड्यूटी नहीं करते, सादे ड्रेस में रहेंगे और हमेशा घूमते रहेंगे। और आपका थाना बिकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और थाने में आपका ये बोली लगती है, तो बोली कोई उठाता है और बोली उठाकर टारगेट रहता है कि इतना में बोली लग रही है, आप इतना वसूल कर लाएंगे और इतना इतना पैसा दरोगा जी को, एसपी साहब को इसी में से कुछ दिया जाएगा, सबको बंटवारा होगा। इसमें कोई शक नहीं 1% भी कि ये काम होता है, मैं बता दूं। और आप कई बार देखे होंगे कि थाने बिक गए, कई पुलिस अधिकारी भी इस बात को स्वीकार किए हैं जो ईमानदार थे, लेकिन कोई सुधार नहीं करना चाहता, न सुधार हो रहा है। तो अगला देखा जाए, तीसरा खंड काफी महत्वपूर्ण है, आपका संगीत और ध्वनि जरूर याद रखिएगा। और इसी पर किन्नरी ध्वनि प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट का, देखिए, जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी जो सहायक, सहायक मतलब असिस्टेंट, या उप पुलिस अधीक्षक यानी कि आपका माने आपका डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी डीवाईएसपी से न्यून स्तर का न हो, द्वारा किसी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके निकट हो रहे किसी प्रस्तुतिकरण यानी कि नौटंकी या आपका ड्रामा जो भी कहिए, गाना बजाना, प्रस्तुतिकरण या अन्य गतिविधि जिससे कि स्थानीय निवासियों को क्षुब्धता हो यानी कि क्षोभ हो, के संबंध में प्रयुक्त हो रहे संगीत एवं अन्य ध्वनि उपकरणों के प्रयोग का समय निर्धारित कर सकते हैं और ध्वनि की तीव्रता का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो जब ये लोग कर ही देते तो बार बार सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देने की क्या आवश्यकता थी। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, बस एक ही लाइन में, यानी कि कर सकते हैं कि किस समय आप अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे और किस कितने वॉल्यूम में करेंगे। अगर कर देते पुलिस वाले तो कौन पुलिस वाले ये कर सकते हैं, हो सकता है पूछ ले तो सहायक एसपी, डीवाईएसपी या उसके ऊपर के अधिकारी, ऊपर हो गए एसपी, उसके ऊपर हो गए डीआईजी, उसके ऊपर हो गए आईजी, और सबसे बड़े वाले हैं आपका डीजीपी। सबसे बड़े वाले कौन हैं? डीजीपी। उनसे बड़ा पुलिस का कोई अधिकारी नहीं है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगला ये 83। अब मान लीजिए पुलिस ने ये सब किया और फिर भी कोई व्यक्ति इसका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार भी होगा। और आपका किस धारा में होगा? 83 में। तो तुरंत आपको 83 पढ़ लेना है। देखिए, धारा 51, 52, 53 और 81 की उपधारा 3 और 4 के अधीन जारी किए गए विधि सम्मत आदेशों का पालन न करने वाला व्यक्ति सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विधि न्यायालय में अभियोजन चलाया जाएगा, यानी कि क्रिमिनल मुकदमा चलेगा, सिविल नहीं। कैसा मुकदमा? क्रिमिनल। और ऐसे व्यक्ति अगर दंड के भागी होते हैं तो इस पर अधिकतम दंड दिया जाएगा, केवल जुर्माना, और वो भी 10,000 रुपया। यानी कि आपका ऐसे आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलेगा, क्रिमिनल। और आपका ये लोग दंड के भागी अगर होते हैं तो कारावास का दंड नहीं है, केवल किसका दंड है? आपका जुर्माने का। और अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? 10,000 रुपया, रट कर जाइएगा। लेकिन आपका पुलिस वाले चाहें तो घटना स्थल पर ही मामला निपटा देंगे, न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो जुर्माना है, माने थानेदार साहब, आगे बताया जाएगा, थाना प्रभारी
SHO ही वही मामला निपटा देंगे घटना स्थल पर, जहां आपका व्यक्ति ध्वनि करते हुए या तेज आवाज करते हुए पाया जाए। लेकिन जब समन किया जाएगा तो याद रखिएगा कितना अब होगा, आधी राशि का जुर्माना दिया जाएगा, यानी कि 10,000 में से कितना, 5,000। तो देखिए पुलिस वाले करते क्या है। मान लीजिए कि आपका 10 बजे रात तक भाई हैं, 10 बजे रात तक आप डीजे बजा सकते हैं शादी विवाह में, वो भी वॉल्यूम निश्चित है। कोई मान लीजिए डीजे वाला है, 11 बजे रात में बच्चा बजा रहा है और आसपास के लोगों की नींद हराम कर रहा है, तो किसी ने पुलिस को फ़ोन किया तो डीजे वाले के हैं पुलिस गई और पकड़ ली और सबको थाने पर लाई हिरासत में लेकर। अब एक तो आपका कुटाई भी कर देगी रात भर में, दूसरा ये हुआ कि पैसा, तो उत्तराखंड का मामला रहेगा तो पुलिस कहेगी कि अब तुम जाओगे जेल और मुकदमा चलेगा क्रिमिनल, जाकर कोर्ट में दौड़ना। और देखो ये कानून दिखाते नहीं, कानून 10,000 रुपया का जुर्माना है। अगर तुम आपका 8,000 दे दो तो यहीं से हम क्या कर देंगे, रफा दफा। कोर्ट कचहरी का क्या मामला है, जैसे गोरखपुर कांड में SP और DM पीड़िता को धमका रहे थे कि कोर्ट कचहरी जाएंगी, सालों साल दौड़ेंगी, आपके पति चले गए, अब पुलिस वालों के बाल बच्चों का तो ख्याल रखिए। अरे निकम्मे, आपका चूतिया कहीं के, जो मरा है क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं? 4 साल का लड़का है, 15 घंटा भूखों मार दिए। और ये भी तो तुम्हें सोचना चाहिए कि उसका भी छोटा बच्चा है, बड़ा होगा तो कहेगा कि हमारे पिताजी कैसे मरे। तो भाई बताया जाएगा कि पुलिस ने मार दिया, तो कहेगा कि क्या माँ ने न्याय नहीं दिलाया पिताजी की आत्मा को। तो मानी नहीं महिला। DM SP पूरा दबाव अमला बनाया और सोशल मीडिया पर एक्टिव रही, और उसी का नतीजा है कि CBI जांच की सिफारिश करनी पड़ी। और काफ़ी आपका मर्माहत कर देने वाली घटना है। तो फिर आगे बैक हो आ जाए, देखिए भाई आपका, यानी कि पुलिस अब आगे बढ़ जाए एक लाइन, तब फिर आगे बढ़ा जाए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि 8,000 दो। अब करते करते सुबह तक अपना डीलिंग होती रहेगी और 3,000 पर मामला फिट हो गया। आपका रसीद काटेंगे नहीं, 3,000 जेब में लिए और सब डीजे वालों को क्या किए, छोड़ दिए। तो भाई 5,000 रसीद काटते तो कम से कम कितना, 5,000, और रसीद नहीं काटे तो 3,000। तो 3,000 कहाँ गया, नगद नारायण, ये आपका नगदी आ गया। और 3,000 भाई देखिए आगे देखा जाए भाई, थोड़ा बहुत व्यवहारिक भी बताया जा रहा है भाई, आपका जरूरी भी है व्यवहार भी जानना कि व्यवहार में क्या होता है। तो कई इसी को प्रिंसिपल कहते हैं जो किताब में है, और जो व्यवहार में होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्ट। ये भी याद रखिए। देखिए अगला भाई, आपका 52 भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, और 52 भी का उल्लंघन करना 83 के तहत दंड का भागी होगा। तब बार बार 83 नहीं बताई जाएगी, एक बार बता दिया गया। तो जब भी 52 पढ़िए तो 52 के लिए दंड का प्रावधान कहाँ है, तो 83। देखिए भाई 52, लॉ और आर्डर बनाए रखना, विधि और व्यवस्था बनाए रखना। देखिए पुलिस जिले के संबंध में अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से आपका निम्नलिखित के संबंध में साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 52 के तहत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए कौन आदेश जारी करता है, तो SP यानी कि पुलिस अधीक्षक। किसकी सहमति से जारी करता है, तो आपका DM की। तब देखिए कैसे मॉडल बनेगा। धारा 52 के तहत विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश दिया जाता है, दे देगा पुलिस अधीक्षक द्वारा, दूसरा दे देगा DM द्वारा यानी कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, तीसरा दे देगा पुलिस अधीक्षक की सहमति या रजामंदी से DM द्वारा, और DM की सहमति से
पुलिस अधीक्षक द्वारा। ये मॉडल बन चुका है ऐसा, और बन सकता है, तो क्या मार कर आएंगे? डीएम की सहमति से कौन जारी करेगा आदेश? एसपी। और अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो किस धारा के तहत दंडनीय होगा? 83, यानी कौन सी धारा? 83। देखिए अब क्या क्या आदेश दिया जाएगा। लोक आमोद प्रमोद और लोक मनोरंजन स्थानों का विनियमन, और यदि लोक हित में आवश्यक हो तो किसी स्थान को लोक आमोद और लोक मनोरंजन के लिए किसी स्थान का उन व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिनके प्रभावित होने की संभावना हो, प्रतिषेध जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे। यानी कि आपका लोक आमोद और प्रमोद के स्थान पर न जाइए क्योंकि खतरा है। तो अभी आपका कोरोना काल में सरकार ने खुदे बंद कर दिया कि पार्क में न जाइए, सिनेमा हॉल में न जाइए, भारद्वाज पार्क में न जाइए, कंपनी गार्डन में न जाइए, हाथी पार्क में न जाइए। अब किन किन पार्कों का नाम लिया जाए? भाई हमसे ज़्यादा जाने वाले पार्क को जानते हैं, क्यों पांडे जी? भाई पार्क और भी है ना, जैसे वाटर पार्क है इलाहाबाद में, फिर संगम पर भी एक पार्क तो नहीं कह सकता, लेकिन मनोरंजन और आमोद प्रमोद तो है ही, जाकर लोग वहाँ तफरी मचाते हैं। तो अब आपका तो पार्क में जाने से भी रोका जा सकता है। तो जो पार्कबाजी किया होगा ज़्यादा, वो दो चार और पार्क का नाम बता सकता है। हम तो भाई सीमित दायरा जहाँ जहाँ गए हैं वहीं बता सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए भाई आपका। तो पार्क वर्क में भाई घूमते रहिए, आपका सरकार रोक भी लगा सकती है एसपी साहब कि अब कोरोना बढ़ गया है, इस पार्क में जाना क्या है। सिनेमा हॉल में भी, मनोरंजन के स्थान में भी तो अब 50% क्षमता के साथ अभी खुले हैं। अगला देखिए भाई खंड बी, लोक आमोद प्रमोद, लोक मनोरंजन या किसी सार्वजनिक सभा के स्थान अथवा जन समूह में प्रवेश और निकास रेगुलेट करने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की व्यवस्था करना और ऐसे स्थानों में उपद्रव को रोकना। यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ हो रही है, आपका पार्क है, मनोरंजन स्थल, वहाँ कैसे आपका किस रास्ते से आप जाएंगे, किस रास्ते से बाहर आएंगे, और वहाँ जो चुहलबाज हैं यानी कि उपद्रवी हैं वह उपद्रव न कर पाए, इसके लिए पुलिस तैनात होती है। अब चूंकि आ रहा है मेला वाला, तो घोड़ा पुलिस यानी कि हार्स पुलिस भी तैनात की जाती है, ताकि घोड़े पर सवार रहेंगे तो दूर तक की गतिविधि देखी जा सकती है। आजकल ड्रोन से का भी सहारा लिया जा रहा है। जैसे आपका भीड़ भाड़ है तो ड्रोन से, और ड्रोन उड़ाकर और उसको ऑपरेट करके, और भीड़ कहाँ जा रही है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ लोग उपद्रव कर रहे हैं, जैसे कि किसानों के मामले में भी पुलिस वर्तमान में सहारनपुर में ड्रोन का सहारा ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगला देखा जाए भाई, अगला देखा जाए आपका सी, किसी सार्वजनिक मार्ग, गली या आम रास्ते पर जन समूह और जुलूसों को विनियमित करना और ऐसे मार्ग जिससे ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे उनका समय निर्धारित करना। सी खंड महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन करिए। यूपी में कई बार पूछा गया है कि क्या पुलिस उन मार्गों को, उन समयों को रेगुलेट कर सकती हैं कि नहीं, जहां से कोई जन समूह या जुलूस निकलेगा, तो कर सकती हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो 83 के तहत दंड का भागी होगा। एक उदाहरण आपका किसान आंदोलन पर बताया जाए, इसको जहां मार्ग निर्धारित किया जाता है। देखिए जब भी कोई जुलूस निकलता है या आपका सभा माने जुलूस निकलता है, जलसा निकलता है कहिए, या तो ऐसी दशा में पुलिस वाले वह मार्ग निर्धारित करते हैं कि इस मार्ग से होकर ही जुलूस जाएगा। तो कभी का लोग मार्ग बदलना चाहते हैं तो वहीं आपका उपद्रव शुरू हो जाता है, कई बार हुआ है।
दूसरा आपका किसान आंदोलन देख सकते हैं, आपका पिछले माने इसी साल 26 जनवरी को देख सकते हैं। 15 अगस्त, सितंबर अगस्त में वो था कि जनवरी में, अगस्त में ही ना, नहीं भाई शायद जनवरी में हुआ था। क्योंकि इस बार तो सुरक्षा टाइट थी, जनवरी में हुआ था 26 जनवरी को। अब आपका पुलिस ने एक गलती तो दिल्ली पुलिस ने ये कर दी कि आप शहर में ट्रैक्टर रैली की इजाज़त दे दिए, आप रोक सकते थे। तो दिल्ली पुलिस हमेशा फेल मार जा रही है, मैंने सबसे आधुनिक होते हुए, सबसे ज़्यादा संसाधन होते हुए भी हर एक मामले में क्या होती हैं, फेल ही मार जाती हैं। और यूपी पुलिस ठोक देती है, ज़्यादा फेल नहीं मारती। भाई ज़्यादा बनोगे तो क्या करेंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश भी है कि या तो आपका क्या छोड़ दीजिए राज्य, या कहाँ जाएंगे अब हम नहीं बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है वहाँ जाएंगे जहाँ हम नहीं बता सकते, यानी कि इशारा साफ है कि ठोक कर कहाँ पहुँचा दिया जाएगा ऊपर। जब मुख्यमंत्री ही कह रहा है तो भाई पुलिस ठोकने में तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। ये उनका वक्तव्य बार बार वीडियो आ रहा है, टीवी वाले दिखा रहे हैं। तो आगे बढ़ा जाए, इसमें आपका देखिए ये सी क्लास पूछा जा सकता है भाई, जैसे कि आपका मार्ग निर्धारित किया गया था कि ट्रैक्टर किस मार्ग से जाएंगे, तो आपका जो किसान थे वह मार्ग बदल दिए और पहुंच गए लाल किला, और लाल किला पर जाकर खालिस्तानी झंडा लहरा दिए और मार उपद्रव किए, वो आपने देखा भी होगा। तो मार्ग बदल दिए हैं तो धारा 83 में दंड के भागी और हानि किए संपत्ति का उपद्रव, तो तमाम कानून आईपीसी से लेकर तमाम कानून लगा दिए जाएंगे। अगला देखिए खंड सी पूछा जा सकता है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। खंड डी देखिए, ऐसे व्यक्ति या का जो किसी मार्ग, गली या आम रास्ते पर कोई जुलूस या किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है, यह कर्तव्य होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाने के प्रभारी को सूचित करे। यानी कि ये भी आपका है भाई, अगर आप कोई जुलूस निकालना चाहते हैं, याद रखिए जुलूस निकालना चाहते हैं या आपका जन समूह एकत्रित कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपका ये आपका कर्तव्य है कि आप कह सकते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को, एसपी को, और जो उस एरिया का थाना प्रभारी है माने थानेदार को एक सूचना दीजिए। तो भाई आपका देखिए होता क्या है कि भले पुलिस अनुमति दे या न दे, एक बार पुलिस और डीएम को ऑफिस में सूचना रिसीव कराई जाती है। हम लोग भी आपका हिंदी के माने काफ़ी हम लोग आंदोलन किए थे, और आपका ये आंदोलन किए थे कि चांस बढ़ाया जाए, माने 4 चांस जो जे में है। और दूसरा ये आंदोलन हम लोग किए थे कि भाई जो 200 नंबर की इंग्लिश है, इसमें 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश का पेपर रखा जाए। इस आंदोलन काफ़ी किया गया और हमने भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी तमाम विरोध के बावजूद भी। और 50 लोगों को लेकर मैं स्वयं अपने खर्चे पर लखनऊ गया था विधानसभा घेरने, और वहाँ वो हंगामा मचा। अंत में पुलिस से और सीओ से समझौता हुआ और कहे कि हम आपकी मीटिंग कराएंगे, राज्यपाल से मिलवाएंगे, मुख्यमंत्री से। अंत में मिलवाए भी, अपना ज्ञापन लोग सौंपे भी, और विधान परिषद में भी मुद्दा उठा। विधान परिषद में हम लोगों ने मुद्दा उठवाया, उसका जवाब लिखित में आया है भाई। और सरकार ने जो हमारे पास लेटर है, जो सरकार ने मंत्री ने लिखित में जवाब दिया, तो मंत्री ने ये जवाब दिया है कि इस प्रस्ताव को हमने हाई कोर्ट को भेज दिया है। अब हाई कोर्ट क्या करता है, अब अभी तक तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हो गया काम, कुछ लोग कह रहे हैं माना नहीं। तो जब तक जे की वैकेंसी न आ जाए, अभी क्लियर नहीं है, तो चांस वाला तो अभी इतना जल्दी नहीं मानेगा। हो सकता है 100 नंबर पर मान जाए,
लेकिन जब तक वैकेंसी न आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आती है वैकेंसी तो कम से कम चांस वाले पर एक याचिका डाली जाएगी कि चांस क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। बाई चांस बढ़ाया जाए आपका, या तो 7 की एक याचिका डालना है और हमें हम ही को आगे आना पड़ेगा, और तो अपना पैसा कमाओ, शांति से रहो भाई, चाहे लड़कों का हित हो या ना हो। तो हमने लाखों रुपया अपना खर्चा किया, उस समय खर्चा किया जब पैसों का अभाव था, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। अब तो भाई पैसा आ ही रहा है, इसमें क्या शक है। अब क्या दिक्कत है, फिर 10-20 हज़ार खर्चा करके एक पीआईएल दायर ही करवा दिया जाएगा। तो वैकेंसी आ जाए तो चांस को लेकर इस बार लड़ाई लड़नी है भाई, लड़ाई लड़ेंगे तभी तो हक मिलेगा, शांत बैठ जाएंगे तो कहाँ मिलेगा। या तो जीतेंगे या हारेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। तो हार जीत तभी तो होगी जब आप लड़ाई करेंगे, लेकिन इस बार लड़ाई लड़नी है, एक लड़ाई। तो आइए हम बता रहे थे आपका कि भाई आपका मैंने जब जुलूस निकालिए, सभा करिए, तो आप एक बार सूचित कर दीजिए किसको, डीएम को, एसपी को और थानेदार को, तो जाकर लोग लेटर रिसीव कर देते हैं। हम लोगों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली थी, वो भी 26 जनवरी का ही दिन था, हाई कोर्ट से और आपका मैंने कंपनी गार्डन तक। तो हम लोगों ने भी सबको एक दिन पहले जाकर लेटर रिसीव कराया था, और अनुमति तो नहीं मिली, फिर भी निकाला गया, और हजारों लड़के थे। और ये सही बात है कि उसी आंदोलन ने हमें आगे बढ़ने का मौका भी दिया, और जो लोग नहीं जानते थे दूर दूर, अब जान गए कि मनोज सर ही हैं जो लड़कों के हित में हमेशा खड़े रहते हैं। एक पैसा कोई दिया नहीं, सब जगह लड़के गए कोचिंग वाले, और हमने 1 लाख लगभग खर्चा किया, जितनी व्यवस्था, मिठाई हुआ, पानी हुआ, लखनऊ में जो भी खाना हो खाइए, उसी में समोसा कांड भी हो गया, कुछ लोग समोसा भेजा गया लेने, कुछ लोग बीच में समोसा किसी और को खिला दिए। अब क्या नाम लिया जाए भाई, नाम लेना भी उचित नहीं है, तो समोसा कांड भी हो गया था। तो देखिए आगे भाई आपका ये सब भी जानना जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। देखिए आगे देखिए, अगला देखिए भाई, ऐसे व्यक्ति का जो किसी मार्ग, हाँ ये हो गया, डी हो गया, डी भी काफी महत्वपूर्ण है। ई देखिए, यदि उपर्युक्त खंड डी में उल्लिखित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है या सूचना प्राप्त होने और समाधान होने पर कि यदि ऐसे जुलूस या जन समूह को नियंत्रित या विनियमित किए बिना अनुमति दे दी गई तो शांति भंग हो सकती है, तो ये कहा जाएगा कि आप पहले अनुमति ले लीजिए और तब जुलूस निकालिए। यानी कि अगर खुफिया रिपोर्ट ये आ गई, बस वही खुफिया रिपोर्ट ये आ गई कि ये लोग जुलूस निकालेंगे तो जुलूस अनकंट्रोल हो जाएगा, उसी जुलूस में बवाल हो जाएगा, जैसे किसान निकाल रहे हैं, तो ऐसी दशा में कहा जाएगा कि आप अनुमति लीजिए और तब जुलूस निकालिए। अगर बिना अनुमति के जुलूस निकालते हैं तो 141 के तहत आईपीसी ये अनलॉफुल असेंबली होगी, और 129 सीआरपीसी के तहत पहले लाठी माने सिविल बल, और 130 में कौन सा बल, सशस्त्र बल का प्रयोग होगा, और जमाव को तितर बितर किया जाएगा। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये भी सेक्शन है, किसी यदि किसी जन समूह या जुलूस द्वारा आपका खंड अंगों के अधीन किसी आदेश की उपेक्षा या अवज्ञा की जाती है तो वह आपका, यानी कि आपका वायलेशन होगा, और आईपीसी के किस धारा के तहत किस अध्याय के तहत वायलेशन होगा, अभी तो बताया गया 8, और कौन सी धारा है, 141 से लेकर 160, यानी कि आपका लोक प्रशांति भंग करना, विधि विरुद्ध जमाव, उपद्रव, बलवा, दंगा। अगला देखिए भाई, तथापि आपवादिक मामलों में छोड़ दीजिए, आपवादिक मामला कार्यवाही की जाएगी, इसके बाद प्रकाशित किया जाएगा परिसर, इसके बाद आपका
भाई जहाँ प्रदर्शनी हो, मनोरंजन हो रहा हो, सामान का विक्रय, तो अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा सकता है। खंड 4 भाई देख लीजिएगा एक बार, खंड 4 से आ सकता है अतिरिक्त पुलिस बल। देखिए पुराने कानून में थोड़ा व्यापक प्रावधान था। अतिरिक्त पुलिस बल के लिए नहर हो गया, सुरक्षा हो गया, कई धाराएं थी, 2-3। और यूपी के लिए पढ़ना भी आगे पड़ेगा, हो सकता है जल्दी ही पढ़ना पड़े, क्योंकि भाई यूपी आ जाएगी तो 2-3 माह देगा। तो पुलिस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस तो लगातार पढ़ ही रहे हैं। पुलिस एक्ट ही नए लोगों के लिए नया होगा, तो जल्दी ही लगाना पड़ेगा। तो हम भी चाह रहे हैं कि 20-25 दिन बाद आए वैकेंसी, ताकि इधर कुछ निपटा रहे। भाई कुछ समय ले लेगा। तो भाई लेट से क्लास भी इस बार शुरू हुआ है कोरोना के बाद। तो अगला देखिए आपका सेक्शन देखा जाए, आपका 53। हाँ भाई एक बात और याद रखिए, 52 का वायलेशन करना, अभी 52 चल रहा था, 83 के तहत दंड के क्या होंगे लोग, भाग। और अधिकतम जुर्माना याद रखिए कितना बताया गया। और घटनास्थल पर समन या हो सकता है कि नहीं, समन कंपाउंड, तो जुर्माने की कितनी राशि देकर, आधा, माने कितना आधा हो गया, 5,000। अब 53 देखिए, यातायात का विनियमन, यानी कि आपका ट्रैफिक को रेगुलेट करना। तो भाई आपका भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो देख ही रहे हैं कि शहर जाम हो जा रहा है, प्रयागराज भी। तो क्या ट्रैफिक को पुलिस रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकती हैं। भारी वाहन किस एरिया में नहीं जाएंगे, तो दिन में भारी वाहनों का प्रवेश शहर में क्या है, बंद। फिर भी आ जाते हैं, आप कहेंगे ये ट्रक कहाँ से आ गया माल लदा हुआ, तो वहीं ये बंद हैं। लेकिन आपका कह सकते हैं कि पैसा दीजिए और ट्रक को क्या करिए, अंदर एंट्री करा दीजिए। पैसा देने पर तो लोग यहाँ विदेश भी भेज देते हैं। तो पैसा, ये कई घटनाएं ऐसी हो चुकी, जैसे कि बच्चों का स्कूल छूटा, ट्रक वाला आ रहा था, टक्कर लग गया, बच्चा एक्सपायर हो गया या घायल हो गया, हाई कोर्ट में मुकदमा चला। ये जो ट्रक हैं, ये आखिर दिन में कैसे आ गया शहर में। तो तुरंत एसपी साहब 2 पुलिस वालों को निलंबित किए। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा, यानी कि पैसा लेकर ये क्या किए, ट्रक को एंट्री करा दिए। यही आपका होता भी है। तो देखिए आपका यातायात को रेगुलेट कराया जाए। पुलिस अधीक्षक मोटर चालकों, साइकिल चलाने वालों, आपका पैदल चलने वालों और जानवरों के साथ चलने वाले व्यक्तियों तथा साइकिल सहित वाहनों की पार्किंग के लिए यातायात की सुव्यवस्थित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक मार्गों और गलियों के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर डायरेक्शन दे सकता है। तो कौन दे सकता है, एसपी। तो ट्रैफिक पुलिस बनी है इसके लिए, और ट्रैफिक पुलिस का एसपी अलग बनाया गया है, यातायात पुलिस। और उस वह एसपी रेगुलेट करता है। और आप देखोगे वन वे कर सकता है, या बैरिकेटिंग लगा देंगे और कहेंगे कि आपका बड़े वाहन इस समय से इस समय तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। यातायात से और पार्किंग व्यवस्था से आपका इलाहाबाद पूरी तरह जूझ रहा है। चले जाइए चौक, तो न वाहन खड़ा करने का जगह है, न पार्किंग का व्यवस्था है। तो वहीं आपका चालान खूब होता है। और अब सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, यानी कि तमाम एरिया में आप देखेंगे कि मकानों को तोड़ा जा रहा है और सड़कों को क्या किया जा रहा है। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हॉस्टल के जो आपका बैरिकेटिंग है, यानी कि दीवारें हैं, उसको अंदर किया जा रहा है, ताकि आने जाने में क्या हो, आसानी। यहाँ भी प्रस्तावित है कि भाई 3 या 4 मीटर और सड़क इधर आएगी, यानी कि अगर टूट जाती है तो हम लोग भी और सड़क के क्या हो जाएंगे, 3 मीटर नजदीक हो जाएंगे। तो ये प्रस्तावित हैं, चिन्ह भी लगा कर चले गए हैं।
अब नाला बनाए और जहाँ जहाँ भी तोड़ना है वहाँ वहाँ रुके हैं। अब हो सकता है चुनाव बाद टूटे, क्योंकि जनता में क्या हो सकता है, आक्रोश। आइए आगे देखा जाए 54 भाई, धारा 54 में साक्षी का संरक्षण। तो साक्षी यानी कि विटनेस यानी कि गवाह। तो बताइए, गवाहों को संरक्षण दिया गया है। यहाँ जो संरक्षण दिया जाएगा उनकी सुरक्षा का संरक्षण, लेकिन गवाहों को और भी प्रोटेक्शन देता है कानून। तो बताइए आपका, पहले तो सीआरपीसी में गवाह को संरक्षण देखना पड़ेगा, फिर आपका एविडेंस में। तो तमाम ऐसी एविडेंस में धाराएं हैं जहां जो गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं, साक्षी होते हैं, उनको कानून प्रोटेक्शन देता है। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन 132 एविडेंस की धारा है। देखिए फिर एक बार हम बता रहे हैं, कौन सी धारा साक्ष्य अधिनियम की है, 132। अगर कोई साक्षी शपथ पर साक्ष्य देने आया तो उसका कर्तव्य है कि झूठ बोले कि सत्य बोले। मान लीजिए वह बोला और ऐसा बोला कि ऐसा बयान दिया कि वही अपराध में फंस रहा है, या ऐसा बयान दिया कि उसी की संपत्ति क्या हो जा रही है, जब्त, या ऐसा बयान दिया कि आपका उस पर जुर्माना लग जा रहा है, कोई सेंशन लग जा रहा है, जुर्माना प्रतिकर। तो क्या बयान देने से इनकार कर सकता है कि देना होगा? कर नहीं सकता। यही आपको पकड़ना है, उल्टा नियम चलेगा। बयान देना ही होगा, लेकिन कानून प्रोटेक्ट करता है कि बयान दे दिए हो तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन एक काम न करना, झूठ न बोलना। क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे, यानी कि झूठ बोलोगे तो 193, 194, 191, 92 आईपीसी की धारा में लपेटे जाओगे। यानी कि इसका मतलब कि झूठ न बोलो, भले जवाब दो, भले तुम अपराध में फंसते हो तो कानून फंसाएगा नहीं। अगर ऐसा जवाब देते हो कि तुम पर जुर्माना लग जाए तो लगेगा नहीं। भाई जब किसी गवाह को संरक्षण नहीं मिलेगा तो कौन गवाह फ्री होकर गवाही देगा? कोई नहीं देगा। अतः जो गवाह हैं 132 में उसे गवाही देनी होगी। इंटरव्यू में भी पूछा गया, हो सकता है नया क्वेश्चन एविडेंस में बने। कंपेल्ड विटनेस, कंपेल्ड विटनेस का मतलब मजबूर किया हुआ साक्षी, विश्वसनीय साक्षी। भाई विश्वसनीय नहीं, मैं विश्वसनीय नहीं कह रहा हूँ, विश्वसनीय। विश्वसनीय माने मजबूर किया हुआ, विवश किया हुआ। तो विश्वसनीय साक्षी कहाँ कहाँ है? तो 3 जगह एविडेंस में है, उसको आगे हम बताएंगे भी, लेकिन एक लाइन लास्ट में बताया जाए। 132 में है, 147 में है और 165। रट कर जाइएगा, इंटरव्यू में पूछा गया था। 3 धाराएं हैं, फिर मैं बता दूं। 132 एविडेंस की धारा, दूसरा 147 और तीसरा 165, 165। इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, कंपेल्ड विटनेस। भाई 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आईपीसी चलेगी। देखिए कुछ कारणों से कभी काल भाई लेट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका शरीर है या आपका कोई काम पड़ गया, भाई आपका कभी काल लेट हो जाता है। इसके लिए मैंने खेद व्यक्त प्रकट किया जा रहा है। कोई भाई है आपका काम कभी पड़ गया कुछ, या मान लीजिए आदमी अलार्म ही कभी नहीं बजता, क्योंकि सुबह से आदमी 7, 7:15 बजे से आ जाता है, तो भाई दिन में कम से कम कुछ आराम भी चाहिए, तो कभी काम भी पड़ जाता है। भाई 15 मिनट बाद क्लास चलेगा आईपीसी